हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में नए कवक पढ़ेंगे। कवक का नाम है क्लेविसेप्स। ये एक इम्पॉर्टेंट कवक है और इसे हम एर्गोट फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट रोग जिसे एर्गोट कहते हैं इसके द्वारा ये रोग होता है। सबसे पहले क्लेविसेप्स की आप क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण देखिए। डिवीजन माइकोटा, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, क्लास है एस्कोमाइसिटिस, ऑर्डर क्लेविसेप्टिल्स, फैमिली है क्लेविसेप्टासी और जीनस है क्लेविसेप्स। और ये जो क्लेविसेप्स जो कवक है ये पोएसी कुल के सदस्यों को संक्रमित करता है और इस पे इम्पॉर्टेंट रोग जो है जिसका नाम है एर्गोट वो कॉज करता है। नेक्स्ट जो है ये कवक मुख्य मेनली जो है पादप के गाइनोशियम यानी जायंग को संक्रमित करता है। प्रभावित जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है या प्रभावित पौधों में बीज के स्थान पर कवक तंतुओं का पिंड जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है। और ये पिंड जैसी संरचना आप देखो, ये ब्लैक कलर की संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये कहलाती है स्क्लेरोशियम। इस डायग्राम में आप बच्चों देखिए, इसमें भी देखिए और नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, ये जो है आपको ब्लैक कलर की संरचना दिखाई दे रही हैं, ये हैं स्क्लेरोशियम। क्लेविसेप्स की लगभग 12 जातियाँ होती हैं जो विश्व में लगभग सभी भागों में पाई जाती हैं। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जाति जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और जिसका आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है वो है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। और ये जो जाति है ये राई, जिसका बॉटनिकल नेम है सिक्किल सीरियल, अपनी खाली जो राई खाते हैं वो नहीं, दूसरी राई होती है जिसका बॉटनिकल नाम है सिक्किल सीरियल। इस पर ये एर्गोट रोग जो है वो कॉज करती है। अब आपको ये बड़े बड़े ब्लैक कलर के ऊपर इन्फ्लोरेसेंस में निकलते हुए दिखाई दे रही हैं संरचनाएं, ये हैं स्क्लेरोशियम और इम्पॉर्टेंट संरचना है स्क्लेरोशियम। इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाता है। अब सबसे पहले हम इस कवक की संरचना के बारे में यानी कवक जाल के बारे में पढ़ेंगे। आप बच्चों देखिए, ये कवक जाल आपको दिखाई दे रहा है, शाखित है, पटयुक्त है और कछाब है। और ये कवक जाल कैसे निर्माण होता है अब इस डायग्राम में देखिए। इस कवक जाल का जो निर्माण होता है वो एस्को बीजाणु द्वारा होता है और एस्को बीजाणु जो है अंकुरित होके, आप देखो एस्को बीजाणु इस डायग्राम में अंकुरित हो रहे हैं, जनन नालिका का निर्माण करते हैं। और ये जनन नालिका जो पुष्प के अंडाशय की भित्ति को प्रवेश करके तेजी से बढ़ने लगती है तथा रुई के समान श्वेत शाखित पटयुक्त कवक जाल का निर्माण करती है परिपक्व अवस्था में। और यही परिपक्व अवस्था में ये जो कवक जाल है आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है दृढ़ हो जाता है। और ये देखो आप बच्चों, ये पर्पल जैसी संरचना है जिसे हम कहते हैं स्क्लेरोशियम और इसे एर्गोट भी कहते हैं, इसका निर्माण करता है। यानी कवक तंतु जो है परिपक्व अवस्था में दृढ़ हो जाते हैं और ये दृढ़ जो कवक तंतु हो जाते हैं ये स्क्लेरोशियम या इसे कहते हैं एर्गोट, इसका निर्माण करते हैं। अब आप बच्चों यहाँ आइए, हम इसके बारे में पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। अब आपको बताया कि सबसे पहले ये जो कवक है पुष्प को संक्रमित करते हैं और जब पुष्प संक्रमित हो जाता है उसके लगभग 1 सप्ताह बाद जो है पुष्प के अंदर जो अंडाशय है उसमें से कुछ कवक तंतु, उसका आप सेक्शन लोगे जो अंडाशय का, अब आप इस डायग्राम में देखिए तो ये जो अंडाशय वाला भाग है उसका सेक्शन दिख रहा है। तो उसमें अंडाशय में क्या है, कवक तंतु है और जब उसमें आप का सेक्शन लोगे आप इसमें आप वाइट बीच में कवक जाल देख रहे हो। तो इस कवक जाल में से कुछ शाखाएं जो हैं अंडाशय की बाहर की भित्ति की तरफ वृद्धि करती हैं और ये जो शाखाएं हैं आप देखो पीली कलर की जो शाखाएं हैं नीचे लिखा हुआ है कोनिडियोफोर या कोनिडियमधर कहलाती हैं। इस प्रकार अंडाशय की बाहरी सतह पर अनेक कोनिडियमधर या कोनिडियोफोर का निर्माण आप लोग देख रहे हो। हर एक कोनिडियोफोर के ऊपर जो है कोनिडिया उत्पन्न होते हैं अग्रभिसारी क्रम में। और ये आप देखो कोनिडिया जो यहाँ दिखाए गए हैं, 3 कोनिडिया आपको दिखाई दे रहे हैं।
ये आपको देखो 3 कोनिडिया दिखाई दे रहे हैं। ये कोनिडिया जो हैं ये सूक्ष्म होते हैं बच्चों, अंडाकार होते हैं, एक केंद्रकी और कचाप होते हैं। इस स्टेज को, कोनिडिया का जो निर्माण होता है, इस स्टेज को क्लेविसेप्स में हम कहते हैं स्फेसिलियल अवस्था। एग्जाम में कितनी बार आ जाता है स्फेसिलियल अवस्था पे। तो जब कोनिडिया का निर्माण पूरा हो जाता है, इस अवस्था को हम कहते हैं स्फेसिलियल अवस्था। इस अवस्था में अंडाशय स्पॉन्जी हो जाता है और संक्रमित पुष्प जो है, जब अंडाशय संक्रमित हो जाता है और पुष्प एक चिपचिपा चीनी मीठा पदार्थ जो है वो स्रवित करते हैं और उसे हम कहते हैं हनीड्यू। कोनिडिया इस चिपचिपे पदार्थ के साथ चिपक जाते हैं और ये स्थानांतरित होते हैं कीटों द्वारा। स्वस्थ पुष्पों पहुंचकर, अब आप देखो ये डायग्राम, ये कोनिडिया जो है अंकुरित होते हैं। यहाँ पर जन नलिका का निर्माण हो रहा है और स्वस्थ पुष्प पर पहुँचने के बाद कोनिडिया जो है अंकुरित होकर नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। तो बच्चों ये तो हुआ अलैंगिक जनन जो कोनिडिया द्वारा होता है। कोनिडिया का निर्माण में आप देखो स्फेसिलियल अवस्था होती है। जो कोनिडिया का निर्माण जब अंतिम स्टेज पे होता है, उस प्रवस्था को हम कहते हैं स्फेसिलियल अवस्था। कोनिडिया आपको सेकंड यहाँ पर कोनिडिया दिखाए हैं। कोनिडिया अंकुरित होके जो है दोबारा से नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। तो बच्चों ये तो हुआ अलैंगिक जनन। अब हम आएंगे इसके अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन क्लेविसेप्स में कैसे होता है। इससे पहले आपको बता दूं, कोनिडिया निर्माण की जो अंतिम अवस्था होती है, जब अंडाशय के अंदर कवक जाल स्फेसिलियल अवस्था में होता है, तो परिपक्व जो कवक जाल होता है वो स्क्लेरोशियम का निर्माण करता है। तो अब यहाँ आप देख रहे हो डायग्राम में स्क्लेरोशियम का निर्माण हो गया है। तो स्क्लेरोशियम के जब ये स्क्लेरोशियम परिपक्व हो जाता है तो अंडाशय पूरा नष्ट हो जाता है। तो लास्ट में क्या होता है, स्क्लेरोशियम जो है तुष यानी ग्लूम के पे स्थित रहता है और ये अमाप में जो है ये स्क्लेरोशियम जो पर्पल रंग का आपको दिखाई दे रहा है, ये अमाप में जो है काफ़ी बड़ा होता है। अमाप में जो है ये काफ़ी बड़ा दिखाई, पर्पल कलर की संरचना दिखा रही है, ये काफ़ी बड़ी होती हैं। परिपक्व स्क्लेरोशियम एक आपको यहाँ दिख रहा है बैंगनी रंग का होता है या काले रंग का होता है और ये मोटी आवरण से ढका हुआ होता है। शरद ऋतु में ये क्या होता है, ज़मीन पे गिर जाता है। इसका जो आवरण होता है, स्क्लेरोशियम का जो आवरण होता है, ये हिमीकरण प्रतिरोधी यानी फ्रीजिंग रेजिस्टेंट होता है और लंबी अवधि तक जीवन ये लाइफ में ये जो है वायबल रहता है। ठीक है, रेस्टिंग अवस्था में रहता है। अब इस स्क्लेरोशियम या पर्पल कलर के जो स्क्लेरोशियम आपको दिख रहे हैं, इनका अंकुरण होता है। यद्यपि स्क्लेरोशियम का प्रकीर्णन शरद ऋतु में होता है, परंतु ध्यान रखना इनका जो अंकुरण होता है वो बसंत ऋतु में होता है। और कब, जब ये मिट्टी में सुप्त अवस्था में, तब तक ये मिट्टी में सुप्त अवस्था में रहते हैं। बसंत ऋतु में क्या होता है, इनको पर्याप्त नमी मिलती है और ये अंकुरित होते हैं। अब आप देखिए ये स्क्लेरोशियम जो है अंकुरित हो गया है। इस डायग्राम में पर्टिकुलर आप देखिए, स्क्लेरोशियम जब अंकुरित होता है, ये छड़ रूपी संरचना आप देख रहे हो, 1 2 3 4 छड़ रूपी संरचनाओं का निर्माण होता है और ये छड़ रूपी संरचना कहलाती हैं स्ट्रोमा। अब आप देखियो स्ट्रोमा में एक तो नीचे जो है आपको वृंत स्टॉक दिखाई दे रही है बच्चों, और ऊपर जो है शीश दिखाई दे रहा है और इस शीश को हम लोग कहते हैं कैपिटेट हेड। ध्यान रखिएगा, कैपिटेट हेड इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं समुंड शीश। तो ये स्ट्रोमा किस में डिवाइड होता है, एक तो वृंत है, नीचे की डंडी है ये कहलाती है वृंत, और ऊपर की जो गोल संरचना है जिसे हिंदी में हम समुंड शीश कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं कैपिटेट हेड। अब ये जो कैपिटेट, ये जो हेड है, जो शीश है, इसमें इसका जब बच्चों हम सेक्शन लेते हैं तो ये आप देखिए इस शीश का सेक्शन आप देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर जो सेक्शन है शीश का आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये सेक्शन किसका है, जो स्क्लेरोशियम से स्ट्रोमा का
निर्माण हुआ है। स्ट्रोमा का जो शीश है उसकी संरचना आप देखिए, ये जो संरचना हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है उस शीश का, और ये संरचना हमें दिखाई दे रही है। तो वीएस ऑफ स्ट्रोमा, तो हमने सेक्शन लिया है, उसके अंदर आप देखो ये फ्लास्क में संरचना आपको दिखाई दे रही है, पीली कलर की आपको ये फ्लास्क रूपी संरचना दिखाई दे रही हैं। ये एक्चुअली में पेरिथिकल कैविटीज़ हैं या पेरिथीसियम गुहिका हैं। तो बच्चों आपको बताया था एस्परजिलस में फलन पिंड को क्या कहते थे, क्लस्ट्रोथीशियम। यहाँ पर ये जो फ्लास्क रूपी संरचना है इसे हम कहते हैं पेरिथीशियम। तो एग्जाम में कितनी बार पूछ लेते हैं कि एस्परजिलस में फलन पिंड का क्या नाम होता है, क्लस्ट्रोथीशियम। उसी प्रकार क्लेविसेप्स में फलन पिंड का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं पेरिथीशियम, और ये पेरिथीशियम जो है ये फ्लास्क रूपी संरचनाएं होती हैं। आप देखो ये गोल 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लास्क रूपी संरचनाएं यहाँ दिखाई दे रही हैं। अब स्टूडेंट्स ये फ्लास्क रूपी संरचनाओं में आपको ये पीले कवक तंतु दिखाई दे रहे हैं ना। अब ये फ्लास्क रूपी संरचनाओं में क्या होता है, दोनों जनांग उपस्थित होते हैं, एस्ट्रोगोनियम जिसे हम फीमेल जनांग कहते हैं और एंथ्रीडियम जो है जिसे मेल जनांग कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे सब फ्लास्क रूपी संरचनाओं में जो है जनांगों का निर्माण होता है, और जनांगों को एस्ट्रोगोनियम और एंथ्रीडियम। नेक्स्ट जो है ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में पहले प्लाज्मोगेमी होती है। प्लाज्मोगेमी में जो है जो प्रोटोप्लास्ट है वो संलग्न हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो एंथ्रीडियम के केंद्रक हैं वो जो हैं एस्कोगोनियम में यानी फीमेल जनांग के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और जब फीमेल जनांग के अंदर जो है ये प्रवेश कर जाते हैं तो एस्कोजिनस कवक तंतु यानी एस्कोजिनस हाइफी का निर्माण होता है। और इस एस्कोजिनस हाइफी में आप देखो 2 केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, और इस एस्कोजिनस हाइफी की जो पेनल्टीमेट कोशिका है वो एस्कस मदर सेल का कार्य करती है, और दीर्घित होके ये एस्कस मदर सेल जो है एस्कस का निर्माण करता है। तो स्टूडेंट्स ये जो पेरिथीशियम है फ्लास्क रूपी संरचना आपको यहाँ दिखाई दे रही है, इसके अंदर जनांग होते हैं एस्कोगोनियम और एंथ्रीडियम। उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है एस्कस का निर्माण होता है। अब आप यहाँ देखिए ये फ्लास्क रूपी संरचना दिखाई दे रही है, और इसके अंदर ये लंबे लंबे जो हैं संरचना है ये हैं एस्कस। एक होगा कहेंगे एस्कस, और एक बहुत सारे होते हैं उन्हें कहते हैं एसआई। और ये एसआई का निर्माण आपको बता दिया कैसे होता है, बिल्कुल एस्परजिलस की तरह, क्योंकि इस पेरिथीशियम कैविटी में दोनों जनांग जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद एसआई का निर्माण होता है। अब आप इसको फ्लास्क रूपी संरचना को जिसे हम पेरिथीशियम कहते हैं, इसकी बाहर की जो वॉल है ये कहलाती है पेरिथिकल कैविटी। इसका जो मुंह है आप देखिए वहाँ पर जो है हेयर रूपी संरचना है जिन्हें हम कहते हैं पेरीफाइसिस, और इसका जो मुंह है फ्लास्क का उसे कहते हैं ऑस्टियोल। और इस फ्लास्क रूपी संरचना यानी पेरिथीशियम के अंदर आप लंबे लंबे संरचनाएं देख रहे हो जिन्हें कहते हैं एसआई। अब ये डायग्राम देखो बच्चों, ये है डायग्राम एस्कस का। ये 2 डायग्राम दोनों दिखाई दे रहे हैं, दोनों एस्कस का है। केवल डिफरेंस इतना है कि एस्परजिलस में जो एस्कस थे वो गोल होते थे, यहाँ पर जो एसआई हैं वो लंबे हैं। तो एसआई जो हैं वो लंबे हैं, और यहाँ ये एसआई किसके अंदर निर्माण हुए हैं, फलन पिंड एस्कोकार्प जिसे हम यहाँ पर कहेंगे पेरिथीशियम। ये बात ध्यान में रखिएगा कि क्लेविसेप्स का फलन पिंड जिसको हम कहते हैं पेरिथीशियम, और ये जो है एस्कोस्पोर्स दिखाई दे रहे हैं, एस्कस दिखाई दे रहा है, और हर एक एस्कस के अंदर लंबे लंबी संरचनाएं जो कि बाहर आ रही हैं ये एस्को बीजाणु हैं। यहाँ पर एस्को बीजाणु जो हैं लंबे होते हैं, तंतुमय होते हैं। एस्को बीजाणु आपको पता है लंबे होते हैं, कचाभ होते हैं और तंतुव्रत होते हैं। प्रत्येक एस्कस में 8 एस्को बीजाणु जो है समांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं।
एस्कोबीजाणु के निर्माण के साथ साथ एस्कोरियम के चारों ओर स्पष्ट भित्ति का निर्माण होता है। और आपको बता दिया है कि जो भित्ति का निर्माण होता है, संरचना जो कहलाती है, इसे कहते हैं पेरिथीशियम। अब आप देखिए कि ये जो है एस्कोबीजाणु एस्कस हैं, इसमें ऊपर जो है आपको बाहर निकलते हुए एसआई जो है दिखाई दे रहे हैं। परिपक्व एस्कस जब हो जाता है, ऑस्ट्यूल में से एक एक करके जो है एसआई बाहर आते हैं। एस्कस जो है वो आर्द्रता ग्राही दाब जो है उत्पन्न होने के कारण एस्कोबीजाणु पर्याप्त शक्ति के साथ बाहर की ओर निकल जाते हैं। तंतुरत बीजाणु वायु द्वारा स्वस्थ परपोषी पर पहुंचते हैं और स्वस्थ परपोषी पर पहुंचने के बाद आप देखिए इस डायग्राम में स्वस्थ परपोषी पर जब एस्कोबीजाणु पहुंचते हैं तो एस्कोबीजाणु जो है जर्म ट्यूब का निर्माण करते हैं। इस डायग्राम में बच्चों देखिए, और अंकुरित होकर नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। तो बच्चों ये पर्टिकुलर साइकिल आप इस डायग्राम में देखिए, इस चार्ट के माध्यम से दोनों तरह की साइकिल्स, असेक्सुअल साइकिल और सेक्सुअल साइकिल। ऊपर की तरफ है असेक्सुअल साइकिल जो कोनिडिया द्वारा होती है रिप्रोडक्शन, और नीचे की तरफ जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो जो कि एंथ्रीडियम और एस्गोनियम के जिसमें एंथ्रीडियम और एस्गोनियम का निर्माण होता है वो आपको दिखाई दे रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, इसमें क्लेविसेप्स में जब भी क्वेश्चन आता है ज़्यादातर इसके आर्थिक महत्व या फिल अप द ब्लैंक आ जाता है कि कौन सा कवक एर्गोट फंजाई कहलाता है। तो क्लेविसेप्स परपुरिया को हम एर्गोट फंजाई कहते हैं, और इसमें जो स्क्लेरोशियम है वो मुख्य संरचना है जिसका आर्थिक महत्व या इसके ऊपर शॉर्ट नोट एग्जाम में पूछा जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लेविसेप्स का आर्थिक महत्व, जो हम साथ में ही हम जो है इसके रोग के बारे में, एर्गोट रोग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।